हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अब बुढ़ापा अभिशाप नहीं। सुमन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो सुमन जी कहती हैं कि बेटे बहू ने हमारे साथ जो किया उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे बार बार बेटे बहू की कड़वी बातें याद आ रही हैं। तो महेश जी ने कहा, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उन दोनों ने हमारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं उन्हें सबक सिखा कर जरूर रहूँगा। सूरज सुमन जी और महेश जी का इकलौता बेटा था, जिसकी शादी को अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुआ था। सूरज की पत्नी नीता बहुत ही बदतमीज़ थी। नीता के बारे में घर वालों को शादी से पहले ही पता चल गया था। सुमन जी और महेश जी ने इस रिश्ते से मना भी किया था, लेकिन सूरज तो नीता को एक बार ही देखकर लट्टू हो गया था। शादी होने के तुरंत बाद से ही नीता घर का कोई काम भी नहीं करती थी, बस अपने फ़ोन में ही लगी रहती थी। घर का सारा काम सुमन जी करती थी। अगर सुमन जी नीता से किसी काम को कहती तो वह पलट कर जवाब देती, और तो और उनके साथ बदतमीजी से भी पेश आने लगी थी। सुमन जी बेटे से बहू के बारे में कुछ कहती तो सूरज पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनता और उल्टा माँ को ही 2 बातें सुना देता था। एक दिन सुमन जी सूरज से बोली, बेटा बहू से बोल दे कि वह घर के काम किया करे। अब मैं कब तक घर के कामों में लगे रहूँगी? आखिर मुझे भी बुढ़ापा आ रहा है तो क्या हुआ माँ? अगर बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे में तो और भी काम करना चाहिए। अगर बैठी रहोगी तो शरीर में जंग लग जाएगा और फिर बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। और देखो, मैं नीता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वह मेरी पत्नी है। इतना कहकर सूरज कमरे में चला गया। बेटे का 2 टूक जवाब सुनकर सुमन जी हैरान रह गई। दोपहर के 2 बजने को आए थे, लेकिन नीता ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया था। उसका तो बस एक ही काम रहता है कि या तो फ़ोन चलाना या फिर अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाना। घर के कामों में वह कभी भी हाथ नहीं लगाती थी। सुमन जी के घुटनों में दर्द रहता था, वह बड़ी मुश्किल से खड़े होकर चल पाती थी। ऐसे में घर के और रसोई के काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसके बावजूद सुमन जी रसोई के कामों में लग गई और बहू अपने कमरे में फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं इन दोनों बूढ़े बुढ़िया से परेशान हो चुकी हूँ। वह तो यही चाहते हैं कि मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहूँ, लेकिन माँ सारे दिन घर का काम करना मेरे बस की बात नहीं। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई थी जो सारे दिन घर का काम करूँ। मन में तो आता है कि इन दोनों को वृद्धाश्रम में भेज दूँ, फिर सुख और चैन से ज़िंदगी बिताऊंगी और जो मन में आएगा वही करूंगी। और बेटा भी सास से खूब हंसी मजाक कर रहा था। महेश जी ने भी बेटे को कई बार समझाया था कि बहू को समझाए, लेकिन वह अपने पिताजी को भी 10 बातें सुना देता। अपनी बीमार पत्नी को रसोई में काम करते देखकर महेश जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बेटे के कमरे में गए और बहू से बोले, बहू क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी बीमार सास काम करेगी और तुम मज़े से आराम करोगी? अरे कम से कम सारा काम नहीं कर सकती तो उसकी मदद तो कर सकती हो। वह बीमार है, कुछ तो शर्म करो। इतना कहते ही सूरज अपने पिताजी पर भड़कने लगा। पिताजी, बेटे बहू के कमरे में पूछकर आना चाहिए, ऐसे ही मुंह उठाए चले आ रहे हो। और मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। एक कोने में खड़ी नीता बड़ी खुश हो रही थी कि सूरज ने अच्छी तरह अपने पिताजी को सबक सिखाया। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें कैसे बात करनी है। और जितनी बातें तूने मुझे बोल दी, क्या एक बार भी तूने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ बीमार है और अकेली रसोई में काम कर रही है, तुम कम से कम मदद तो करवा दो? पर नहीं, तुझे तो माँ से ज़्यादा पत्नी की चिंता है, कहीं पत्नी काम करके थक ना जाए, माँ भले ही कितनी भी परेशान होती रहे। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना कहकर महेश जी वहाँ से अपने कमरे में चले गए। अगले दिन नीता सूरज के ऑफिस जाते ही अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाने निकल गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन नीता अभी तक घर नहीं आई। रात के 9 बजे नीता ने दरवाजे की घंटी बजाई तो सुमन जी ने दरवाज़ा खोला। सुमन जी ने नीता की तरफ देखकर कहने लगी, बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि घर की बहू, जिसकी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, सारे दिन घर से गायब रहती है और देर रात जाकर घर में घुसती है। यह अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी ऑफिस से सूरज भी आ गया। सूरज के आते ही नीता
झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और सूरज से बोली, देख लो सूरज, तुम्हारी माँ मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी ऐतराज है। माँ, यह सब क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरे पैसों पे घूमती है, फिर आपको क्या दिक्कत है? मैंने इजाज़त दी है इसे घूमने की। आप सिर्फ अपने काम से काम रखो। सूरज की तेज़ आवाज़ सुनकर महेश जी भी आ गए। बेटा, क्यों इस तरह बात कर रहा है माँ से? कौन सा गलत बोल रही है? घर की बहू अगर रात को 9 बजे घर में आए तो क्या अच्छी बात है? माँ, मैंने अब सोच लिया है कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से कुछ भी करे, आप लोगों को अपना हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर सूरज अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। अब महेश जी बेटे और बहू की हरकतों से बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और सूरज और सुमन जी से बोले, सुमन, अब बेटे और बहू को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही दिन महेश जी तैयार होकर बाहर निकल गए और सुमन जी से कह दिया कि सुमन, मुझे आने में देर हो जाएगी तो तुम चिंता मत करना। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब सुमन जी घर के काम तो करती ही थी, साथ में बेटे बहू की कड़वी बातें भी सुनती थी। एक दिन सुमन जी अपने बेटे से बोली, बेटा सूरज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। माँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं नीता को शॉपिंग करने के लिए ले जा रहा हूँ, कहकर सूरज घर से निकल गया। माँ बेटे की तरफ देखती रह गई। शाम तक बेटा बहू शॉपिंग करके वापस आए। तभी थोड़ी देर बाद महेश जी भी घर आ गए तो बहू ने कहा कि लो, आ गए तुम्हारे पिताजी। सारा दिन बस बाहर घूमने का ही काम है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम करके आते हैं बाहर। यह सुनते ही बेटा बोलता है कि पिताजी ने ज़िंदगी में ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कुछ कर पाएंगे। इतना सुनते ही सुमन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर रख दिया। गुस्से में सूरज अपनी माँ पर हावी होने लगा। बेटे को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते देख महेश जी को बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने पहले तो बेटे के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए और फिर बहू बेटे का एक एक सामान उनके कमरे से बाहर फेंक दिया। आज महेश जी का गुस्सा चरम सीमा पर था। पिताजी, यह सब क्या है? हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? नीता चीखते हुए बोली। बस बहू, कहीं ऐसा ना हो यह हाथ तुझ पर भी उठ जाए। बहुत दिन से तुम दोनों को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुझे पता था तू यह हरकत एक न एक दिन जरूर करेगा, इसलिए मैंने इसके लिए इंतजाम कर लिया है। तभी घर में 2 लोग प्रवेश करते हैं। सुमन जी उनके लिए पानी लेकर आती है। महेश जी उन दोनों को पूरा घर दिखाते हैं। दोनों बेटा बहू यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह सब चल क्या रहा है। घर देखने के बाद में दोनों लोग महेश जी को एक बैग पकड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सूरज अपने पिता महेश जी से पूछता है कि यह लोग कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। महेश जी ने कहा कि बेटा, मैंने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लिया है। यह लोग इस घर को देखने आए थे और अब इन लोगों ने यह घर खरीद लिया है और इस बैग में इस घर की थोड़ी सी रकम है। बाकी रकम से मैंने अपने और तुम्हारी माँ के लिए एक फ्लैट खरीद लिया है। अब हम वहीं चले जाएंगे और इस रकम से मेरा और तुम्हारी माँ का गुजर आराम से हो जाएगा। तुम अपना देख लो। अब तू और तेरी पत्नी कहीं भी जाकर अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर बेटे के साथ बहू के भी होश उड़ गए। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हम कहाँ रहेंगे? आपको ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? पिताजी, आपने यह क्या सही किया? बेटा, अब तक तो तू सिर्फ हमारे सामने बदतमीजी से पेश आता था, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। आज तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा और बहू दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, मत बोल हमें माँ और पिताजी। जो बेटा अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है, पत्नी के प्यार में माँ बाप के प्यार को भूल सकता है, ऐसी औलाद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ तेरी आंखों के आगे तेरी पत्नी ही रहेगी और हमारी तरफ कभी मुड़कर भी मत देखना, दफ़ा हो जा हमारी आंखों के सामने से। सूरज अपनी माँ की तरफ देखने लगा तो सुमन जी ने भी बेटे की तरफ से मुंह फेर लिया। बेटा बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सामान उठाकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और पिताजी का फैसला कैसा लगा?
थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।